नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कौड़ी शाह का बेटा पार्ट 2। 5 दिन पश्चात। आओ मित्र, नाग पंचमी का उत्सव प्रारंभ होने वाला है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो मित्र, मैं तैयार हूँ। जयन शाह उठकर विश्कांत के साथ चल दिया। बिल्ली व चूहा भी उसके साथ थे। जयन शाह विश्कांत के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां नाग पंचमी का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था। आओ जयन शाह, अपने मित्रों के साथ हमारे पास आकर बैठो। जो आज्ञा नागराज। जयन शाह बिल्ली और चूहे के साथ नागराज वासुकी के बराबर में बैठ गया। विश्कांत भी उनके पास बैठ गया। नाग कन्याएं और नाग युवक बहुत ही हैरत अंगेज व मनोहारी करतब दिखा रहे थे। ओह, कितना रोमांचक दृश्य है। दिन ढले तक उत्सव मनाया जाता रहा। उत्सव की समाप्ति पर नागराज वासुकी ने जयन शाह से कहा, जयन शाह, तुमने हमारे पुत्र की जान बचाकर हम पर बहुत उपकार किया है। तुमसे हम बहुत खुश हैं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? नागराज, जो मैं मांगूंगा क्या आप मुझे वह देंगे? तुम मांगकर तो देखो जयन शाह। तो सुनिए नागराज, मुझे करामाती अंगूठी, करामाती कटोरा व करामाती रुमाल चाहिए। जयन शाह की बात सुनकर नागराज वासुकी के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जयन शाह, मैं जानता हूँ कि इन करामाती वस्तुओं के बारे में तुम्हें हमारे बेटे विश्कांत ने बताया है। वैसे तो मुझे तीनों करामाती वस्तुएं बहुत ही प्यारी हैं, पर मैं तुम्हें वे तीनों वस्तुएं अवश्य दूंगा। हमारे साथ महल में चलो। चलिए नागराज। नागराज वासुकी उन्हें लेकर महल में आया। महल में आकर नागराज वासुकी ने जयन शाह को तीनों करामाती वस्तुएं दे दी। जयन शाह, क्या तुम जानते हो कि इन वस्तुओं को किस प्रकार प्रयोग में लाना है? हाँ नागराज, युवराज विश्कांत ने मुझे इन करामाती वस्तुओं के प्रयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया है। ओह नागराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अपने मित्रों के साथ पृथ्वी लोक पर वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम तुम्हें और नहीं रोकेंगे। नागराज ने विश्कांत को आदेश दिया। विश्कांत, जयन शाह और उनके मित्रों को सकुशल पृथ्वी लोक पर पहुंचाओ। जो आज्ञा पिताजी महाराज। विश्कांत जयन शाह और बिल्ली व चूहे को लेकर पृथ्वी लोक की ओर चल पड़ा। पृथ्वी लोक पर पहुंचकर जयन शाह ने विश्कांत से कहा, अच्छा मित्र, अब विदा दो। मित्र, तुम्हें विदा करने को दिल तो नहीं कर रहा है, पर मजबूरी है। उदास विश्कांत ने तीनों से विदा ली और वापस नागलोक लौट गया। अब हमें भी अपने अनजाने सफर पर बढ़ चलना चाहिए। चलो, फिर देरी किस बात की है। चलते चलते वे बगेशपुर राज्य में जा पहुंचे। मित्र जयन शाह, चलते चलते बहुत थक गए हैं, साथ ही भूख भी लग रही है। मित्र बिल्ली, वो सामने जो कुआं नजर आ रहा है वहां पर चलकर आराम भी करेंगे और पानी भी पिएंगे। वे तीनों कुएं की जगह पर पहुंचे। वहां पड़ी रस्सी व डोल से जयन शाह ने पानी खींचा। फिर तीनों ने पानी पीकर प्यास बुझाई। तभी जयन शाह की दृष्टि कुएं के पास पड़े लोहे के मजबूत खंबे पर पड़ी। अरे, लोहे का इतना विशाल व मजबूत खंबा यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? जयन शाह उस लोहे के खंबे के पास पहुंचा। अरे, इस खंबे पर तो कुछ लिखा हुआ है। जयन शाह झुककर खंबे पर लिखी इबारत को पढ़ने लगा। हुक्म बगेशपुर के महाराज का, जो कोई भी महाबली लोहे के इस विशाल खंबे के बराबर बराबर 10 टुकड़े कर देगा, उसी के साथ बगेशपुर की राजकुमारी यशोधरा का विवाह किया जाएगा। इबारत पढ़कर जयन शाह चौंक पड़ा। ओह, बगेश देव ने अपनी पुत्री के विवाह की बड़ी विचित्र शर्त रखी है। जयन शाह यह सब सोच ही रहा था कि चूहे ने उससे कहा, मित्र जयन शाह, तुम इस सुअवसर का फायदा क्यों नहीं उठाते हो? मैं भला कैसा फायदा उठा सकता हूँ? मित्र, करामाती अंगूठी, करामाती कटोरा व करामाती रुमाल का प्रयोग करके तुम आसानी से इस लोहे के खंबे के बराबर बराबर 10 टुकड़े कर सकते हो। कह तो तुम ठीक रहे हो मित्र। मित्र, फिर शुभ काम में देरी कैसी? जल्दी से करामाती वस्तुएं निकालो और अपना कार्य प्रारंभ करो। जयन शाह ने सबसे पहले करामाती अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, फिर करामाती कटोरे पर करामाती रुमाल ढका। तत्पश्चात उसने कटोरे के ऊपर दायां हाथ करके कहा, करामाती वस्तुओं, जल्दी से इस लोहे के खंबे के 10 बराबर बराबर टुकड़े कर दो।
अगले ही पल करामाती कटोरे में से दो बलिष्ठ व्यक्ति हथौड़ा व छैनी लिए बाहर निकले। हम अभी आपका हुक्म बजा लाते हैं मेरे मालिक। दोनों में से एक व्यक्ति ने लोहे के खंभे पर अपनी छैनी रखी, दूसरे ने अपने हथौड़े से छैनी पर वार किया। लोहे का खंभा भयंकर गर्जना के साथ एक ही वार में दो भागों में विभक्त हो गया। यह देखकर जैन शाह हक्का पक्का रह गया। लोहे के मजबूत खंभे के टूटने की भयंकर गर्जना की आवाज बग्गेशपुर के राजमहल में भी सुनाई दी, जिसे सुनकर राजा बग्गेश देव चौंक पड़ा। यह आवाज तो उस लोहे के खंभे के टूटने की आवाज है जिस लोहे के खंभे को हमने राज्य की दक्षिण दिशा की ओर वाले कुएं के पास रखवाया हुआ है। तो क्या किसी ने वह खंभा तोड़ दिया है? हमें कुएं पर चलकर वस्तु स्थिति का तुरंत जायजा लेना चाहिए। वह रथ में बैठकर तुरंत दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। वह अभी राह में ही था। ओह, लगता है लोहे के खंभे के 3 टुकड़े हो गए हैं। कौन है ऐसा बलशाली? इस प्रकार बग्गेश देव जब तक कुएं के पास पहुंच पाता तब तक उसे राह में ही 10 बार लोहे के टूटने की भयंकर आवाजें सुनाई दी। इधर जैन शाह से दोनों वरिष्ठ व्यक्ति कह रहे थे, लोहे के खंभे को हमने 10 बराबर बराबर भागों में विभक्त कर दिया है मेरे मालिक। अब और क्या आदेश है? हम लोग बहुत भूखे हैं। अब तुरंत हमारे लिए 36 प्रकार के भोजनों का प्रबंध किया जाए। आदेश पा दोनों वरिष्ठ व्यक्तियों ने हवा में हाथ लहराया। अगले ही पल, वाह, 36 प्रकार का भोजन, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। जैन शाह ने चूहे और बिल्ली के साथ मिलकर भर पेट उस भोजन को खाया। तत्पश्चात, और कोई हुक्म मेरे मालिक? फिलहाल तुम लोगों के लिए कोई काम नहीं है। तुम दोनों जा सकते हो। जब तुम्हारी जरूरत होगी तब हम तुम्हें पुनः बुला लेंगे। तब दोनों बलिष्ठ व्यक्ति करामाती कटोरे में अदृश्य हो गए। तभी बग्गेश देव का रथ वहां आ पहुंचा। ओह, यह तो वास्तव में ही लोहे का खंभा 10 बराबर भागों में टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। उसने जैन शाह से पूछा, यह असंभव कार्य किसने किया है? मैंने महाराज। अब आप राजकुमारी यशोधरा से मेरा विवाह करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। सुनकर बग्गेश देव ने नाक भौं सिकोड़ी। यह युवक तो कंगाल सा प्रतीत हो रहा है। साथ में एक बिल्ली और एक चूहा है। क्या राजकुमारी यशोधरा का विवाह इसके साथ करना उचित रहेगा? उसी सोच में पड़ा देख जैन शाह ने उससे पूछा, महाराज, किस सोच में पड़ गए? आपका वचन पूरा होने का समय आ गया है। जल्दी से उसे पूरा कीजिए। मेरी गरीबी को देखकर यदि आप अपने वचन से पीछे हटेंगे तो चारों ओर आपकी बदनामी होगी। लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। युवक, तुम गलत सोच रहे हो। हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ अवश्य करेंगे, पर विवाह की क्या क्या तैयारी करनी है, विवाह किस प्रकार से होना है, मैं इसी विषय में सोचने लगा था। सुनो युवक, क्योंकि तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी के साथ होने वाला है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बड़े ठाट बाट के साथ व बारातियों के साथ यशोधरा को ब्याहने आओ। तभी तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ हो पाएगा, अन्यथा नहीं। सुनकर जैन शाह मुस्कुराया। महाराज, लोहे के खंभे पर लिखी आपकी घोषणा में इस बात का तो कोई जिक्र न था। खैर, फिर भी आप फिक्र न करें, बारात ऐसी ही चढ़ेगी जैसी आपने कही है। तब ठीक है, आओ अब हमारे साथ महल में चलो। नहीं महाराज, मैं इस समय आपके साथ महल में नहीं जाऊंगा। महल में तो मैं अब राजकुमारी यशोधरा को ही ब्याहने आऊंगा। हमें तुम्हारे विचार जानकर बड़ी खुशी हुई है युवक। आज से 5 दिन पश्चात राजकुमारी यशोधरा के साथ तुम्हारा विवाह होगा। जो आज्ञा महाराज। आज से 5 दिन पश्चात इसी स्थान से मेरी बारात आपके महल की ओर प्रस्थान कर देगी। बग्गेश देव वापस महल में लौट आया। वह यह सोच सोचकर खुश हो रहा था। मैंने जैन शाह के सामने ऐसी मुश्किल शर्त रख दी है कि वह शर्त पूरी होना असंभव है। भला फटेहाल जैन शाह ठाट बाट के साथ व बारातियों की भीड़ के साथ राजकुमारी को ब्याहने कैसे आ सकता है? वह तो मेरी शर्त से घबराकर कल ही हमारे राज्य से भाग जाएगा। 4 दिन बीत गए। जैन शाह भला बग्गेशपुर राज्य छोड़कर क्यों भागता? वह वहीं कुएं के पास डटा रहा। यह सूचना पाकर जैन शाह अभी तक बग्गेशपुर में क्यों डटा हुआ है? उसे तो मेरी शर्त सुनकर ही यहाँ से भाग जाना चाहिए था। तो क्या उसके साथ यशोधरा का विवाह करना ही होगा? जब 5वें दिन भी जैन शाह बग्गेशपुर से नहीं भागा तो अब तो विवाह की तैयारियां शुरू करनी ही पड़ेंगी।
लिहाजा उसी समय महल में विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। इधर बगेशपुर के लोग जयन शाह का मजाक उड़ाते हुए आपस में वार्तालाप कर रहे थे। सुना है इस कंगाल के साथ राजकुमारी यशोधरा का विवाह होगा। हाँ भाई, तुमने ठीक ही सुना है। लेकिन एक बात है, राजकुमारी यशोधरा की बारात में बारातियों के स्थान पर केवल बिल्ली और चूहे ही आएंगे। ऐसी अनोखी बारात न पहले कहीं देखी न सुनी। हा 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 हा। लोगों की बातें सुनकर जयन शाह केवल मुस्कुराकर रह गया। जब सब लोग वहां से चले गए तो जयन शाह ने करामाती अंगूठी उंगली में पहनी, करामाती कटोरे पर करामाती रुमाल ढका और करामाती वस्तुओं, जल्दी से मेरी मदद करो। अगले ही पल, हुक्म करो हमारे मालिक, जल्दी से हमारे लिए एक सजा धजा घोड़ा व पहनने के लिए दूल्हे के वस्त्र लाओ, साथ ही बहुत सारे बारातियों का प्रबंध करो। अभी लो हमारे मालिक। दोनों वरिष्ठ व्यक्तियों ने हवा में हाथ लहराया। अगले ही पल, ओह, बारात का प्रबंध भी हो गया और मेरे लिए सजे धजे घोड़े व वस्त्रों का प्रबंध भी हो गया। अब जयन शाह घोड़े पर बैठा, बिल्ली व चूहा उसके आगे पीछे बैठे और बारात महल की ओर चल पड़े। दोनों वरिष्ठ व्यक्ति उसके अंग रक्षक के रूप में घोड़े के साथ साथ चल रहे थे। जब बारात धूमधाम के साथ महल के बाहर पहुंची तो इतनी भव्य बारात देखकर बग्गेश देव व अन्य लोग दंग रह गए। ओह, इतनी सुंदर बारात! दूल्हा तो साक्षात भगवान का अवतार लग रहा है। जयन शाह ने शर्त पूरी करके मेरी आन बान शान की लाज रख ली है। अब लोग यह नहीं कहेंगे कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह एक कंगाल के साथ किया है। बग्गेश देव ने बड़े प्रसन्न मन के साथ जयन शाह और राजकुमारी यशोधरा का विवाह किया। विवाह के पश्चात, महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा दामाद राज। महाराज, एक विनती है, मैं दहेज में हाथी, घोड़े, धन इत्यादि कुछ भी साथ नहीं ले जाऊंगा। मुझे राजकुमारी यशोधरा मिल गई, समझो सब कुछ मिल गया है। तुम्हारे दहेज विरोधी विचार जानकर मुझे असीम प्रसन्नता हुई है दामाद राज। जयन शाह यशोधरा को साथ ले बग्गेशपुर से परतापुर की ओर चल पड़ा। बिल्ली व चूहा उसके साथ थे। चलते चलते उनका रथ एक वन में पहुंचा। महाराज, बड़ी मनोहारी हवा चल रही है। हम लोग कुछ देर पेड़ के नीचे बैठकर प्रकृति का आनंद उठाना चाहते हैं। क्यों नहीं, जाओ, तुम दोनों रथ से उतरकर थोड़ी देर वन में घूमाओ। तब बिल्ली और चूहा रथ से उतरकर वन में घूमने चले गए। तभी उस वन से गुजरते रक्त बीज दैत्य की दृष्टि यशोधरा पर पड़ी। ओह, कितनी सुंदर स्त्री है, इसे तो अपनी पत्नी बनाना चाहिए। रक्त बीज दैत्य ने तुरंत ही मायावी धातु से जाल का निर्माण किया और हा हा हा, अब ये मेरी कैसे नहीं बचेंगे। रक्त बीज का अट्टहास सुन जयन शाह व यशोधरा ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि जयन शाह अपने बचाव के लिए कुछ कर पाता, रक्त बीज का जाल उस पर व यशोधरा पर आ पड़ा। दोनों मायावी जाल के शिकंजे में फंस गए। ओह, यह क्या विपदा आई! जाल में बुरी तरह फंसा होने के कारण मैं करामाती वस्तुओं से सहायता भी तो नहीं मांग सकता हूँ। अब रक्त बीज यशोधरा के समीप आया। सुंदरी, अब तू मेरी पत्नी बनेगी। नहीं, यह कदापि नहीं होगा। मेरे पतिदेव तो मेरे साथ हैं। चुप रह सुंदरी, मैं जैसा कह रहा हूँ अब वैसा ही होगा। मैं अपने साथियों को बुलाने जा रहा हूँ। वे यहाँ आकर मेरे विवाह में शामिल होंगे और तब मेरे सामने तेरे इस पति की बलि दी जाएगी। नहीं! यशोधरा भय की अधिकता से बेहोश हो गई। रक्त बीज अट्टहास करता अपने साथियों को बुलाकर लाने के लिए आकाश में उड़ गया। इधर बिल्ली और चूहा जब वन में घूमकर वापस लौटे, यह क्या, मित्र जयन शाह और राजकुमारी यशोधरा तो धातु के मजबूत जाल में फंसे पड़े हैं। अब मित्र जयन शाह की सहायता करने का वक्त आ पहुंचा है। दोनों दौड़कर जाल के समीप आए। मित्र जयन शाह, घबराना नहीं, हम अभी तुम्हें और राजकुमारी को इस जाल से मुक्ति दिलाते हैं। मित्र बिल्ली, अब यह असंभव है। यह जाल कोई साधारण जाल नहीं, अपितु मायावी जाल है। तो हम दोनों भी तो साधारण बिल्ली या साधारण चूहा नहीं हैं। इतना कह बिल्ली और चूहा जाल काटने में जुट गए। कुछ पलों में ही चूहे और बिल्ली ने वह मायावी जाल काट दिया। अगले ही पल, ओह, यह प्रकाश कैसा! कुछ देर बाद जब प्रकाश छंटा तो
तुम दोनों कौन हो? चूहा और बिल्ली कहाँ गए? मित्र जैन शाह, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम इस मायावी जाल में आखिर फंसे कैसे? तब जैन शाह ने उन दोनों को रक्त बीज दैत्य के बारे में बताया। जैन शाह से रक्त बीज दैत्य के बारे में जानकर, ओह, तब तो रक्त बीज दैत्य अपने साथियों के साथ यहाँ आता ही होगा। मित्र जैन शाह, इससे पहले कि रक्त बीज दैत्य अपने साथियों को लेकर यहाँ आकर उत्पात मचाए, तुम करामाती वस्तुओं के द्वारा रक्त बीज दैत्य व उसके साथियों का संहार करा दो। इसी में हम सबकी भलाई है। जैन शाह ने तुरंत ही करामाती वस्तुओं का प्रयोग किया। करामाती वस्तुओं, शीघ्र ही हमें रक्त बीज दैत्य व उसके साथियों से छुटकारा दिलाओ। कहने भर की देर थी, दोनों बलिष्ठ व्यक्ति करामाती कटोरे से बाहर कूदे। हम अभी रक्त बीज दैत्य व उसके साथियों को मौत के घाट उतारते हैं मालिक। जाओ, देरी न करो। तभी रक्त बीज दैत्य व उसके साथी उस ओर आते दिखाई दिए। ओह, ये तो आ पहुँचे। जैसे ही रक्त बीज अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा, अगले ही पल, आह, बचाओ, जल गया। पल भर में रक्त बीज अपने साथियों के साथ जलकर राख हो गया। अब दिव्य पुरुष ने जैन शाह से कहा, मित्र, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। चूहे के रूप में एक अरसे से मैं ही तुम्हारे साथ था। तुम चूहे थे? हाँ मित्र, और ये बिल्ली के रूप में तुम्हारे साथ थी। ओह, यह क्या चक्कर है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब दिव्य नारी ने जैन शाह से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताती हूँ। हम दोनों मलिका और वरुणेश हैं। हम दोनों गंधर्व हैं और पति पत्नी हैं। क्या? मैंने जो कहा है वह अक्षरश सत्य है। एक बार मैं नंदन वन में इंद्र के सामने नृत्य कर रही थी और वरुणेश मेरे नृत्य के साथ साथ गीत गा रहा था। नृत्य गान के बीच हम दोनों पति पत्नी कुछ पलों के लिए एक दूसरे को प्यार भरी दृष्टि से निहार लेते थे, जिससे मेरे नृत्य की लय और वरुणेश के गीत का सुर बीच बीच में बेसुरे हो जाते थे। इंद्र ने हमारी भाव भंगिमा से हम दोनों के आपस के प्रेम को भांप लिया तथा इसे अपना अपमान जानकर इंद्र ने मुझे और वरुणेश को शाप दिया कि हमने उसकी अपेक्षा की है। हमारी उपस्थिति में उचित नृत्य गान को भूलकर अशुद्ध नृत्य गान कर रहे हो। जाओ, तुम दोनों इसी समय चूहा बिल्ली बनकर पृथ्वी लोक पर चले जाओ। तब मुझे व वरुणेश को अपनी गलती का आभास हुआ। हम दोनों इंद्र के चरणों में गिरकर बार बार क्षमा मांगने लगे। तब इंद्र ने हम पर कुछ तरस खाया। उसने हमसे कहा कि शाप तो अब वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। पृथ्वी लोक पर जाकर तुम किसी मुसीबत में फंसे मनुष्य की सहायता करोगे तो उसी समय शाप से मुक्त हो जाओगे। हमने जाल काटकर तुम्हारी सहायता की है, इसलिए जाल काटते ही मैं और वरुणेश शाप मुक्त हो गए हैं। ओह, तो यह बात है। तब तक यशोधरा को होश आ चुका था। जैन शाह ने उसे रक्त बीज व उसके साथियों के अंत व मलिका व वरुणेश के बारे में बताया। तत्पश्चात, यशोधरा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। आप ठीक कहते हैं स्वामी। मित्र जैन शाह, अब हमें भी आज्ञा दो। शाप मुक्त होकर मैं और मलिका पुनः गंधर्व लोक वापस जाना चाहते हैं। चाहते हुए भी मैं तुम्हें और मलिका को रोक नहीं सकता हूँ मित्र। जैन शाह और यशोधरा से विदा ले वरुणेश और मलिका गंधर्व लोक की ओर उड़ गए। तत्पश्चात, आओ यशोधरा, अब हम भी अपने घर चलें। दोनों उसी समय रथ में बैठकर परतापुर की ओर चल दिए। परतापुर पहुंचकर जब वे दोनों कौड़ी शाह के सामने पहुंचे, जैन शाह, तुम वापस लौट आए। क्या तुम्हें मेरी दी चेतावनी ध्यान नहीं रही? पिताजी, मुझे आपकी चेतावनी भली भांति याद थी। मैं खाली हाथ वापस घर नहीं लौटा हूँ। साथ में पत्नी रूप में राजकुमारी यशोधरा व मुंह मांगी वस्तुएं देने वाली करामाती वस्तुएं लेकर लौटा हूँ। जैन शाह ने विस्तार पूर्वक कौड़ी शाह को सारी बात बताई। सारी बात जानकर कौड़ी शाह खुश हो उठा। जैन शाह की माँ भी जैन शाह को देखने दौड़ी दौड़ी आई। मेरे बच्चे, माँ! जैन शाह माँ की छाती से लग गया। यशोधरा को बहू के रूप में पाकर कौड़ी शाह फूला न समा रहा था। जैन शाह अब प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के साथ रहने लगा। कौड़ी शाह ने भी अब अपनी कंजूसी की खराब आदत छोड़ दी थी। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए
बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।